हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार पांचाल आज 10वीं कक्षा में अम्ल, अक्षारक एवं लवण वाला पाठ आपको पढ़ाएंगे। इसमें हमने अम्ल और अक्षारक के बारे में पहले से काफ़ी सारी बातें आपके साथ शेयर की हैं। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अक्षारक किसे कहते हैं, अक्षारक कितने प्रकार के होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, ये बातें हमने पिछले लेक्चर के अंदर अच्छी तरह से स्टडी कर ली हैं। आज हम जो है आपको लवण के बारे में बताएंगे। लवण किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया। उस उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपको बताया था कि जब अम्ल और अक्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, तब जो है लवण और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। तो लवण क्या है? लवण वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण अम्ल और अक्षार की पारस्परिक क्रिया से होता है। जैसे हमारे पास ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड अक्षार, ये अगर आपस में अभिक्रिया करें तो हमारे पास क्या बनेगा? इसका ये पॉजिटिव आयन है, इसका ये नेगेटिव आयन है एक्वस फेज के अंदर, और यहाँ भी एक्वस जलीय विलयन के अंदर Na पॉजिटिव और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन है। तो आपको मैंने बताया था कि इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ मिलेगा तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव NaCl बनेगा, प्लस H पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या बनेगा? वाटर, यानी यहाँ जल का निर्माण होगा। तो जल के साथ यहाँ ये जो सोडियम क्लोराइड बना है, ये सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण। तो प्यारे बच्चों, लवण का निर्माण कब होता है? जब अम्ल और अक्षार आपस में परस्पर क्रिया करते हैं, तब लवण का निर्माण होता है। जैसे हमने बताया आपको NaCl, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? एक लवण है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि ये जो साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? साधारण नमक, जिसको हम अपने घरों में ज़्यादातर जो है सब्जी बनाने में या अचार बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। आज इसके बारे में जो है हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो लवण है वो कौन सा स्टडी करेंगे हम? NaCl। पहला लवण स्टडी करेंगे हम NaCl, सोडियम क्लोराइड। पहले इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र क्या है? फार्मूला क्या है इसका? NaCl। इसको किस नाम से पुकारा जाता है? सामान्य नाम क्या है इसका? सामान्य नाम जिसको सब लोग जानते हैं, साधारण नमक। क्या बोलते हैं इसको? साधारण नमक, ठीक है। अब इस नमक को बनाया कैसे जाता है? इसको बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि क्या है इसकी? किस प्रकार बनाते हैं? सबसे पहली विधि आप लोगों को पता है कि जब अम्ल और अक्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी हमने इससे पहले बना के दिखाया था। कोई अम्ल, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा है NaOH,
जलीय विलयन क्या बना था यहाँ पर, NaCl प्लस जल। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार हम जो है इसको अम्ल और अक्षार की पारस्परिक क्रिया से बना सकते हैं। दूसरा जो है इसका जो बेहतरीन स्रोत है जहाँ से इसको हम प्राप्त करते हैं वो है समुद्र। समुद्र के जल का वाष्पीकरण होता रहता है और किनारों पर जो है एक सफ़ेद रंग की चादर बिछ जाती है वाष्पीकरण के बाद। तो उस सफ़ेद चादर में अनेक प्रकार के लवण हैं, वहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी होता है, वहाँ पर पोटासियम क्लोराइड भी होता है, मैग्नीशियम के भी क्लोराइड होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं, बहुत हर प्रकार के लवण वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन उन लवणों में से हमने इस साधारण नमक को जो है अलग करना होता है। इस नमक को अलग करने के लिए उस ढेर को, उस वाइट पाउडर को वहाँ से उठाते हैं और फैक्ट्री को अंदर लेके जाते हैं, वहाँ पर इसका पृथक्करण किया जाता है, इसको वहाँ पर अलग किया जाता है। ठीक है, तो यानी समुद्र के जल का लगातार वाष्पीकरण होने के बाद हमारे पास श्वेत रंग का एक पाउडर मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, NaCl। दांडी यात्रा के बारे में आपने सुना होगा। स्वतंत्रता में हमारे इस नमक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा मार्च निकाला था जिसमें नमक तोड़ो कानून जो था वो बनाया था। यानी अंग्रेज़ों ने समुद्र के तटीय इलाकों में भी पूरी तरह से अपना अस्तित्व बनाया था, अपना दायित्व बनाया था, जिसकी वजह से वहाँ पर हिंदुस्तानी व्यक्ति नमक नहीं निकाल सकता था, उस पर हर तरह के टैक्स उनको देने पड़ते थे। तो महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर वो नमक तोड़ो कानून जो है बनाया था दांडी यात्रा करके। ठीक है, तब जो है हमें नमक की प्राप्ति हुई है। यानी नमक एक महत्वपूर्ण लवण है जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे सब्जी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं और दूसरे रासायनिक पदार्थ जैसे NaOH बनाते हैं, वॉशिंग सोडा बनाते हैं और बेकिंग सोडा बनाते हैं। यानी ये हमारे पास एक कच्ची सामग्री के रूप में जो है इस्तेमाल होता है, कच्ची सामग्री के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है दूसरा लवण है हमारे पास बेकिंग सोडा, या बात करते हैं दूसरे लवण की, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी बात करते हैं। प्यारे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक नाम है मैं बता चुका हूँ। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सामान्य जो नाम है इसका, सामान्य नाम है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे हैं, कास्टिक सोडा को बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि क्या है। इसकी बनाने की विधि क्या है, हम इसको जो है सोडियम क्लोराइड से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, अगर हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से, अगर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी जब हम नमक के जलीय विलयन में से विद्युत धारा गुजारते हैं तब हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पर उत्पन्न होती है और क्लोरीन गैस एनोड पर उत्पन्न होती है। ठीक है,
ये दोनों गैसें कैथोड, ये गैस कैथोड से हम इकट्ठा करते हैं, ये गैस जो है एनोड से इकट्ठा करते हैं, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास उस बर्तन में बचा रहता है। कैथोड के पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्लोर अक्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्लोर अक्षार प्रक्रिया भी इसको कहते हैं। क्लोर अक्षार प्रक्रिया का मतलब ये है, जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा गुजारते हैं तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्लोरीन गैस का भी निर्माण होता है। इसी वजह से हम इसे क्लोर अक्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर का मतलब क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, अक्षार का मतलब ये अक्षार का निर्माण भी जो है इस प्रक्रिया में होता है, इसीलिए इसको क्लोर अक्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसके उपयोग क्या हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? प्यारे बच्चों, प्रयोगशाला के अंदर एक प्रबल अक्षार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको कागज़ उद्योग में और दूसरे रासायनिक पदार्थ बनाने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हैं नेक्स्ट जो लवण है हमारे पास वो है विरंजक चूर्ण। तीसरा है हमारे पास विरंजक चूर्ण। ठीक है, अब इसका रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। क्या नाम है? CaOCl2 सूत्र है ये। और रासायनिक नाम क्या है इसका? रासायनिक नाम ये Ca का मतलब हो गया कैल्शियम, कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, Cl मतलब क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है इसका रासायनिक नाम है। और सामान्य नाम आप लोगों को इसका पता है, सामान्य नाम जिससे ये मार्केट में बिकता है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजक का मतलब है ये अशुद्धियों को दूर करने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, विरंजक करने के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं? बनाने की विधि क्या है? किस प्रकार इसको बनाया जाता है? प्यारे बच्चों, पिछले क्लोर अक्षार प्रक्रिया के अंदर हमने जो क्लोरीन गैस उत्पन्न की थी, उस क्लोरीन गैस को अगर हम शुष्क भुजे हुए चूने में से गुजार दें, शुष्क भुजा हुआ चूना क्या है? CaOH ट्वाइस। ये है शुष्क भुजा हुआ चूना। इस शुष्क भुजे हुए चूने में से अगर हम क्लोरीन गैस गुजार दें तब जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए CaOCl2 प्लस H2O, CaOCl2 क्या बच गया यहाँ पर? हाइड्रोजन कितने बच गए? 2। ये ऑक्सीजन कितने थे? 2 थे, लेकिन मैंने एक इसके साथ लिखा है। ये क्या बन गया? जल। और ये क्या बन गया? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। तो प्यारे बच्चों, विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार होता है, उसकी बनाने की विधि क्या है? कहता है अगर हम शुष्क भुजे हुए चूने में से क्लोरीन गैस गुजारते हैं तब जो है हमारे पास विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है।
ठीक है, आपको इसका रासायनिक सूत्र भी पता होना चाहिए, CaOCl2, रासायनिक नाम पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सामान्य नाम आपको पता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, किस प्रकार इसको बनाया जाता है? अगर हम शुष्क बुझे हुए चूने में से क्लोरीन गैस गुजारते हैं, ये क्लोरीन गैस कहाँ से आई है? ये जो हमने क्लोर क्षार प्रक्रिया में उत्पन्न की थी, अगर उस गैस को हम इस बुझे हुए चूने में से गुजार दें तब हमारे पास विरंजक चूर्ण जो है प्राप्त होता है, इसका निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, अब इसके उपयोग का क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग जो है होता है? इसका उपयोग पीने के पानी में उपस्थित अशुद्धियों को हटाने के लिए या पीने के पानी में से अशुद्धियों को हटा करके उसको पीने लायक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबसे पहला उपयोग तो यही है, जल को पीने लायक बनाने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। फिर है विरंजक चूर्ण का जो इस्तेमाल है, ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप ऊन को विरंजक चूर्ण में वॉश करते हैं, पानी के अंदर विरंजक चूर्ण डाल करके वॉश करते हैं, तो वो ऊन जो है सिकुड़ेगी नहीं। ठीक है ना, वो ऊन सिकुड़ेगी नहीं। उसके बाद जो विरंजक चूर्ण है, वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है और पानी में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है हमारे पास बेकिंग सोडा। अगला जो लवण हमारे पास है वो क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, हमें इसके रासायनिक सूत्र के बारे में, रासायनिक नाम के बारे में और सामान्य नाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक जो सूत्र है बेकिंग सोडे का वो है NaHCO3। प्यारे बच्चों, आप इसके जो रासायनिक नाम हैं, रासायनिक नाम भी लिख सकते हैं। किस प्रकार लिखेंगे? Na क्या है? सोडियम, सोडियम H हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन CO3 से बनेगा कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका जो है ये रासायनिक नाम है। इसको हम दूसरे नाम से भी जो है पुकार सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट से जो है इसको हम पुकार सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी पुकार सकते हैं। तो ये इसका दूसरा नाम है। सामान्य नाम क्या है इसका? बेकिंग सोडा। क्या नाम है इसका? सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। अब इसको बनाएंगे किस प्रकार? ठीक है, बनाएंगे किस प्रकार? इसको बनाने की विधि क्या है? प्यारे बच्चों, अगर हम नमक के जलीय विलयन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करें और साथ में अमोनिया गैस को पास करें, जिससे कि ये जो नमक का जलीय विलयन है वो पूरी तरह से अमोनिया से संतृप्त हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से संतृप्त हो जाए, तो हमारे पास जो है इसका निर्माण होता है, बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। अगर हम इस नमक के, इस साधारण नमक के जलीय विलयन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारें और साथ में उस विलयन को अमोनिया गैस से सैचुरेट कर दें, तब हमारे पास निर्माण होता है। अमोनिया से तो जो निर्माण होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम
क्लोराइड, और साथ में हमारे पास निर्माण होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इस प्रकार जो है बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 का जो है निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, अब इसका उपयोग क्या है? उपयोग क्या है इसका? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल खाना बनाने में हम करते हैं। अगर हमने खाने को जल्दी पकाना है तो तब जो है आप सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पेट के अंदर अम्लीयता अधिक हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है पेट में, तब यह एंटा एसिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। भोजन को जल्दी पकाने में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में रसोई घर के अंदर स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में प्यारे बच्चों, अगर आप किसी खाद्य पदार्थ के अंदर इसको डालते हैं और उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करने के बाद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाता है। किस में तब्दील हो जाता है? Na2CO3 प्लस H2O में तब्दील हो जाता है। सोडियम कितने हैं यहाँ पर? 2, इसको हम 2 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2, यहाँ भी 2 हैं। और यहाँ कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 करने के लिए साथ में ये CO2 गैस जो है यहाँ पर उत्पन्न होती है। देखो संतुलित करते हैं। सोडियम यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 2 हैं, कार्बन 2 है ना, देखो ये कार्बन 2 है। ऑक्सीजन देखो 3 4 6 और 2 तिया 6। तो यानी ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस समीकरण में क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्पन्न हुई है। इस गैस की वजह से ही हम इसको बेकरी में, इस रासायनिक पदार्थ का जो उपयोग करते हैं बेकरी में करते हैं, बेक बनाने में करते हैं, केक बनाने में करते हैं, बिस्किट बनाने में करते हैं। यानी इसका इस्तेमाल बेकरी के अंदर भी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो CO2 उत्पन्न हो रही है ये उस खाद्य पदार्थ को केक में बदलने के काम आती है। केक बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसको बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कहाँ होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का एक मिश्रण होता है। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल के इस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं। यानी बेकिंग सोडे का इस्तेमाल बेकिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट धावन सोडा। नेक्स्ट जो हमारे पास लवण है वो है धावन सोडा। धावन सोडा या धोने का सोडा। क्या धोने का सोडा? कपड़े धोने का सोडा भी आप बोल सकते हैं, कपड़े धोने का सोडा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल कपड़े धोने में भी जो है किया जाता है। धावन सोडा। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। 10 जो अणु होंगे वो जल के होंगे। क्रिस्टलन जल कितने हैं इसमें? 10 हैं। ठीक है, अब इसका रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है?
क्या नाम है? Na का मतलब हो गया सोडियम कार्बोनेट, 10 का मतलब हो गया डेका, वाटर का मतलब है हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम है। और सामान्य नाम जो है वो क्या है इस लवण का? सामान्य नाम इस लवण का है धावन सोडा या धोने का सोडा। प्यारे बच्चों, अगर इस धोने के सोडे को आप गर्म करते हैं, अगर आप इस धोने के सोडे को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये 10 जल के अणु इससे पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और हमारे पास क्या बनता है? Na2CO3 सॉलिड प्लस 10 जल के जो अणु हैं ये इससे अलग हो जाते हैं। इसको हम सोडा ऐश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा ऐश बोलते हैं। यानी धोने के सोडे में से जब जल के अणु निकल जाएं, उसके बाद जो वो सफ़ेद रंग का पाउडर बचेगा उसको हम क्या कहते हैं? सोडा ऐश कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा ऐश। प्यारे बच्चों, अब इसको बनाते किस प्रकार हैं? इसको बनाएंगे किस प्रकार? इसको बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि अगर हम इस सोडा ऐश के अंदर यानी सोडियम कार्बोनेट के अंदर ये 10 जल के अणु मिला दें तो हमारे पास दोबारा से Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण होता है, धोने के सोडे का निर्माण होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, क्या सभी लवणों में जल की उपस्थिति होती है? क्या सभी लवणों में जल की उपस्थिति होती है? हाँ, कुछ लवण हैं, सभी में तो नहीं, लेकिन कुछ लवण हैं जिसमें जल की उपस्थिति होती है। जैसे कॉपर सल्फेट है, इसमें भी जो है 5 जल के अणु होते हैं। मैग्नीशियम अपना सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ग्लोबुलर साल्ट बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर साल्ट। इसके बाद अपने पास Na2CO3 10 जल के अणु, इसके बाद CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 2H2O। यानी कुछ लवण हैं जहाँ पर लवण के साथ साथ जल की उपस्थिति भी होती है। प्यारे बच्चों, किसी लवण में जल है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर उस लवण को डाल देते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर जो है वॉशिंग सोडा डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने इसके अंदर? वॉशिंग सोडा डाल दिया, धावन सोडा डाल दिया, वॉशिंग सोडा, धावन सोडा। ठीक है, और इसको मैं नीचे से जो है यहाँ से गर्म करता हूँ। ठीक है, बर्नर की सहायता से इसको गर्म करता हूँ और आगे से इसको कॉर्क की सहायता से बंद कर देता हूँ। ऐसे बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद और इसको गर्म करता हूँ, तो गर्म करने के बाद हम देखते हैं कि जो इसका ये टॉप पोर्शन है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जल की बूंदें हमें दिखाई देनी आरंभ हो जाती हैं। जिस लवण में गर्म करने के बाद इस परखनाली के ऊपर यहाँ पर जल की बूंदें दिखाई दें, इसका मतलब उस लवण में जल के अणु मौजूद हैं। जैसे वॉशिंग सोडे में कितने जल के अणु हैं? 10 जल के अणु हैं। इन अणुओं को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्रिस्टलन जल। क्या बोलते हैं इनको हम? क्रिस्टलन
का जल, ठीक है, यानी जल के अणुओं की संख्या किसी लवण के क्रिस्टल में, किसी लवण के क्रिस्टल में जल के अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? क्रिस्टलन का जल कहलाता है। यानी यहाँ पर क्रिस्टलन का जल कितना है? 2। यहाँ क्रिस्टलन का जल कितना है? 1/2 यानी आधा। यहाँ क्रिस्टलन का जल कितना है? 5 यानी 5 जल के अणु जो है इसके साथ मिले हुए हैं। यहाँ ग्लोबुलर साल्ट में क्रिस्टलन का जल कितना है? 10। क्रिस्टलन का जल यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं यहाँ पर? 10। यहाँ कितने हैं? 10। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन का जल का मतलब है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड टू द सॉल्ट, उस सॉल्ट के साथ जल के कितने अणु जुड़े हुए हैं, वही क्या कहलाता है? क्रिस्टलन का जल यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, उसका पता कैसे लगाते हैं? परख नली में डालते हैं, हीट करते हैं। अगर हीट करने के बाद यहाँ पर जल की बूंदें दिखाई दें, इसका मतलब उसके अंदर क्रिस्टलन का जल मौजूद है, अदरवाइज नहीं है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखिए वॉशिंग सोडा बनाते हैं। अब इसका उपयोग क्या है? उपयोग आप लोगों को पता है, धावन सोडे का उपयोग कागज़ की फैक्ट्री में भी करते हैं, साबुन की फैक्ट्री में भी करते हैं, कांच की फैक्ट्री में भी जो है इस धावन सोडे का इस्तेमाल होता है। दूसरा उपयोग नॉर्मल सा जो आप सभी को पता है, दूसरा उपयोग क्या है इसका कि घरों में कपड़े धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे इसका इस्तेमाल पानी की जो कठोरता है उसको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, पानी की कठोरता हम इसकी सहायता से दूर कर सकते हैं। कागज़ उद्योग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, कांच उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है, कपड़े उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है और कपड़े धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार ये इसके उपयोग हैं, ये आप लोगों ने करने हैं। अब हमारे पास जो महत्वपूर्ण लवण है वो देखिए, जिसका हम लोग जो है घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पी ओ, ऑफ से ओ, प यानी क्या बन गए? POP। क्या बन गया ये? POP। यानी हम P का मतलब प्लास्टर, O का मतलब ऑफ, P का मतलब पेरिस, POP भी कहते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। और ये POP वर्ड आपने ज़्यादातर सुना हुआ है। घरों में जब हम नया नया मकान बनाते हैं, छत डलाते हैं, लेंटर डालते हैं, तो उसके बाद वाइट वॉश करवाते हैं, तो छत के ऊपर हम यही वाल पट्टी यानी POP का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? क्यों करते हैं POP का इस्तेमाल? ये भी आपको पता है, सतह को चिकनी करने के लिए जो है, उसमें डेकोरेशन करने के लिए, कलर्ड उसमें मोल्डिंग देने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ें आपको पहले से पता है। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है इसका प्यारे बच्चों? रासायनिक सूत्र है इसका CaSO4 आधा जल का अणु। ठीक है, अब इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम Ca से बन गया है कैल्शियम सल्फेट, अर्ध का मतलब आधा, और H2O का मतलब हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट
हम बोलते हैं पीओपी को, और सामान्य नाम आपको पता है, सामान्य नाम क्या है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसका सामान्य नाम है। अब इसको बनाते कैसे हैं प्यारे बच्चों, इसको बनाने की जो विधि है वो बहुत आसान है। बनाने की विधि, हमारे पास CaSO4 2 वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये जो है हमारे पास है जिप्सम। क्या है ये? जिप्सम। अगर हम इस जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, 373 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तब इस जिप्सम में से 1.5 यानी 1/2 जल के अणु अलग हो जाते हैं। CaSO4 यानी 1.5 जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, 1/2 जल के अणु अलग हो जाते हैं, और इसके साथ कितना रह जाता है, 2 में से 1.5 तो अलग हो गया, इसके साथ कितना रहेगा, आधा जल का अणु इसके साथ रहेगा। यानी ये क्या बन जाएगा हमारे पास, POP बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार होता है, तो आप सिंपल से शब्दों में बता सकते हैं कि जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से हमारे पास POP का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, POP का। अब प्यारे बच्चों, ये जो POP है इसको स्टोर कैसे करते हैं हम, इसका भंडारण कैसे करते हैं, किस जगह पर इसका भंडारण करते हैं। प्यारे बच्चों, POP का जो भंडारण है वो बिल्कुल ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर ना तो नमी हो, किसी प्रकार का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। वहां पर जिस भी कंटेनर में हम इसको रखते हैं वो एयर टाइट होना चाहिए, उसके अंदर एयर नहीं होनी चाहिए, एयर एंटर नहीं होनी चाहिए, नमी एंटर नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ऐसा क्यों जो है POP के भंडारण में हमें यह सावधानी बरतनी पड़ती है कि इसको आर्द्र रोधी बर्तन में हम रखते हैं। इसका कारण यह है कि ये POP यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ये POP नमी में उपस्थित जल के साथ अभिक्रिया करके दोबारा से कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, यानी जिप्सम का निर्माण दोबारा से हो जाता है। जिप्सम कठोर ठोस पदार्थ, कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी ये POP आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए की रखी जाती हैं क्योंकि ये जल से अभिक्रिया करके दोबारा से कठोर ठोस पदार्थ यानी जिप्सम का निर्माण कर देता है। इससे बचाने के लिए कभी दोबारा उसका जिप्सम ना बन जाए, वो कठोर ठोस पदार्थ ना बन जाए, इसीलिए हम POP को जो है आर्द्र रोधी बर्तन में रखते हैं। पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि POP किस प्रकार जल से अभिक्रिया करता है, उसके लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कहता POP जल से अभिक्रिया करने के बाद कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, यानी जिप्सम का निर्माण करता है। उसकी रासायनिक समीकरण क्या है, ये CaSO4 आधा जल का मॉलिक्यूल प्लस 1/2 H2O, इसके साथ अभिक्रिया करने के बाद हमारे पास CaSO4 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये जल से क्रिया करता है। अब इसके उपयोग क्या हैं? उपयोग तो आप लोगों को पता है, अगर बाय चांस किसी की हड्डी टूट जाए एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, तो उस हड्डी को दोबारा से जोड़ने के लिए क्या कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर क्या करता है, उसका प्लास्टर कर देता है, प्लास्टर चढ़ा देता है। प्लास्टर मतलब क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस से
ऐसी पट्टियाँ होती हैं जिसमें पहले से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा होता है। फिर क्या होता है, वो डॉक्टर उन पट्टियों को पानी में भिगोता है और भिगो करके उस हड्डी को उस बाजू के ऊपर या जहाँ भी हड्डी टूटी हुई है वहाँ पर उसको उसी तरह से बाजू को उसी एंगल पर रख करके उसके ऊपर वो पट्टियाँ लपेट देता है ताकि वो बाजू दोबारा से हिल ना सके। अगर हिलेगी तो वो हड्डी जुड़ने की ही नहीं। अगर वो बाजू इस तरह से हिलती रही तो हड्डी को जुड़ने का मौका मिलने का ही नहीं। तो उसी सिचुएशन में उस हड्डी को रखने के लिए हम क्या कर देते हैं, उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की पट्टियाँ लपेट देते हैं। तो धीरे धीरे जब पानी में हमने भिगोया है, पीओपी उन पट्टियों पे लगा हुआ था, जल में हमने भिगो करके उसको लगाया है, तो पीओपी जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कठोर ठोस पदार्थ बनाता है। तो ये बिल्कुल सख्त हो जाती है, सूखने के बाद ये पूरी अच्छी तरह से सख्त हो जाती है। फिर बाजू हमारी इस तरह से भी नहीं मुड़ती। क्यों? क्या चढ़ा हुआ है? प्लास्टर। जब हड्डी जुड़ जाएगी तब डॉक्टर उस प्लास्टर को 10-15 दिन के बाद काट देता है, ठीक है ना, क्योंकि हड्डी को जुड़ने का टाइम मिल चुका है। तो यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। घरों में दीवारों को चिकना, छतों को चिकना करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटे छोटे बड़े बड़े खिलौने बनाने में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में जो है आपसे जो है साझा करेंगे।